दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल मैथ और रीजनिंग के सभी टॉपिक डिस्कस किए थे, तो आज हम मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में देखते हैं कि डिजिट डिजिट मतलब अंक। अंक हमारे क्या होते हैं? तो अंक हमारे लिखते हैं। अंक अंक हमारे होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर मैं अंक की बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे अंक होते हैं। अगर इन्हीं अंकों को जोड़कर किन्हीं भी दो अंकों को जोड़कर कोई संख्या बनाई जाए तो उसे हम संख्या कहेंगे। जैसे अगर मैं संख्या की बात करूं, संख्या किसे कहते हैं? संख्या इन्हीं अंकों को जोड़कर हम कोई एक संख्या बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 5273 मतलब 5273। तो यह हमारी एक संख्या होगी। ठीक है। और फिर इसमें हमें पहचानने का क्रम कैसे होगा? जैसे अगर मुझे संख्या को पहचानना है तो कैसे लिखेंगे? देख सकते हैं हम। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ से भी आगे अगर मैं अरब, खरब ऐसे बात करते हैं, अरब, खरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख ऐसे। तो कोई नहीं, इतना ही काफी है। तो अगर मैं इसकी पूरी बात करूं तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे बोल सकते हैं हम इसे। ये पूरी भारतीय मानक में ये हमारी इकाई की पद्धति है। हम स्टार्ट करते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऑलमोस्ट आप सभी ने ये नोट आउट कर ही लिया होगा। तो हम आगे लिखेंगे स्थानीय और जातीय मान। तो हमारे स्थानीय और जातीय मान क्या होते हैं देखते हैं। स्थानीय मान को अगर मैं कह सकता हूँ पैलेस वैल्यू, और जातीय मान मतलब कास्ट वैल्यू। मतलब जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि 6 7 में 6 का कास्ट वैल्यू क्या है, मतलब जातीय मान। तो किसी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है, और स्थानीय मान उसकी स्थिति कि वह है किस स्थान पे है, कि वह इकाई के स्थान पे या दाई के स्थान पे है। तो देखते हैं स्थानीय मान। तो आइए स्थानीय मान देखते हैं पहले। स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम कह सकते हैं किसी संख्या की स्थान की वैल्यू, किसी संख्या के स्थान की वैल्यू। सपोज करो कोई संख्या, एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं मैं 32750। अगर मैं कहता हूं मैं
तीन का स्थानीय मान क्या होगा? तीन का स्थानीय मान क्या होगा? तो 32,705 में तीन का स्थानीय मान क्या होगा? अगर मैं तीन के स्थानीय मान की बात करता हूँ तो तीन कौन से स्थान पे है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000वें स्थान पे है। तो क्या हो जाएगा हमारा? तीन का स्थानीय मान हो जाएगा मेरा 30,000, क्योंकि इसके लास्ट में डिजिट कितनी है? 1 2 3 4, चार डिजिट है। तो तीन का स्थानीय मान होगा हमारा 30,000। ठीक है, अगर मैं पांच के स्थानीय मान की वैल्यू याद करना चाहता हूँ तो पांच का स्थानीय मान होगा मेरे पास 7, दो डिजिट है तो दो अंक पीछे लग जाएंगे, मतलब सात का स्थानीय मान होगा हमारा 700। अगर मैं पांच के स्थानीय मान की बात करता हूँ तो मेरा पांच का स्थानीय मान होगा 50। अगर मैं शून्य के स्थान के मान की बात करता हूँ तो मेरा शून्य का स्थान का मान क्या होगा? शून्य। ऑलमोस्ट आपकी सभी के समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो आइए जातीय मान की बात करते हैं। जातीय मान हमारा क्या होता है? जातीय मान मतलब कास्ट वैल्यू। जातीय मान किसी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो हमारा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एग्जाम्पल सपोज करो 75,322। 75,322 में सात का जातीय मान, अगर मैं सात के जातीय मान की बात करता हूँ तो इसमें 75,322 में सात का जातीय मान हमेशा कितना होगा? सात। अगर मैं पांच के जातीय मान की बात करता हूँ तो पांच का जातीय मान पांच, तीन का जातीय मान तीन, दो का जातीय मान दो, मतलब जाति कास्ट से रिलेटेड वैल्यू उसके जातीय मान को प्रेजेंट करती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विभाज्यता की शर्तें। तो अगर हमें विभाज्यता की शर्त आती है या हमारे उनके टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं तो हम विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे देखते हैं विभाज्यता की शर्त। तो ये आपने नोट आउट कर ही लिया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट विभाज्यता की शर्त। तो चलिए विभाज्यता की शर्त, विभाज्यता की विभाज्यता की शर्तें। सबसे पहले हम दो से विभाज्यता की शर्तें देखेंगे। दो से विभाज्यता की शर्त। दो से विभाज्यता की शर्त हमारी क्या है? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से हमेशा पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमें क्वेश्चन को डिवाइड करके नहीं देखना पड़ने का। तो देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतया विभक्त होगी। पूर्णतया विभक्त होगी। दो से विभाज्यता की शर्त हमारी क्या है? अगर कोई संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 से विभक्त होती है
तो वह 2 से पूर्ण से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा 3257 0, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका इकाई अंक शून्य है, तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल 327522, तो इसका इकाई अंक कितना है? 2। तो ऑलमोस्ट ये भी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाज्यता की शर्तें। 3 से विभाज्यता की शर्तें। 3 से विभाज्यता की शर्तें में क्या है? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होता है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होता है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 363। 363 क्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगा? तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन जो हमारे अंक दिए हैं 3, 6 और 3, सबको जोड़कर देखना है। 3 6 9, 9 और 3 12। क्या 12 3 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 75684। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट है 75684। हम इसके अंकों को काउंट करेंगे, देखते हैं कि 75684 मतलब 12 और 6 18, 7 5 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे? 30। क्या 30 कट जाएगा? बिल्कुल। तो 75 684 हमारी 3 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, 75 684 हमारी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है। नेक्स्ट हमारा, जैसा रूल 3 का है ऐसा ही रूल हमारा 9 का है। 9 में भी सेम कंडीशन ऐसी होगी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9, हम इसे 3 या 9 लिख सकते हैं, 3 या 9 से पूर्णतः विभक्त होता है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सेम कंडीशन 9 की भी ऐसी है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, इसका एग्जांपल है 7,54,623। एक और देख लो, 7,54,623। ये एग्जांपल है हमारा। देखेंगे कि यह संख्या 3 से या 9 से पूरी पूरी विभक्त है कि नहीं। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से पूरा पूरा विभक्त है, तो संख्या 3 से या 9 से पूरी पूरी विभक्त होगी। आइए देखते हैं। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। 7 5 12, 12 4 16, 20, 22 और 3 25। एक बार फिर देख लो भाई। 7 5 12, 12 4 16, 22, 22 और 2 24 और 3 27, सॉरी। तो 27 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी। तो संख्या 3 से और 9 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं 5 से विभाज्यता की शर्तें। तो ऑलमोस्ट ये आपने सभी ने नोट डाउन किया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 से विभाज्यता की शर्तें।
तो 5 से विभाज्यता की शर्त में क्या है, आइए देखते हैं। अगर किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, अगर किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। पूर्णतः विभक्त होगी। तो एग्जाम्पल, अगर मैं 5 से विभाज्यता की शर्त का एग्जाम्पल देखता हूँ, 5 से विभाज्यता की शर्त, तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं 53,540। तो ऑलमोस्ट हमें पता कि इसका इकाई अंक क्या है, शून्य है, तो संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 5, 5, 5, 3, 5, 7, 5 ये संख्या लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट हमें पता चल ही गया है कि इसका इकाई अंक कितना है, 5, तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट आउट करो। नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम। तो 4 से विभक्त होने का नियम हमारा क्या है, यदि कोई दी गई संख्या के इकाई और दाई अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखते हैं 4 से विभक्त होने का रूल। रोक इसे नोट। तो 4 से विभाज्यता की शर्त हमारा क्या है, तो आइए इसमें लिखते हैं, यदि कोई संख्या, यदि दी गई संख्या का इकाई व दाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसका एग्जाम्पल है हमारा 97, 81, 32। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं 97, 81, 32। मैंने आपको बताया है कि यदि दी गई संख्या का इकाई व दाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई व दाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा 97, 81, 32 हमारी संख्या क्या है, 32। 32 इकाई और दाई से बनी संख्या है। वैसे तो संख्या हमारी 97, 81 और 32 है। तो लास्ट की डिजिट देखेंगे हम, इकाई और दाई अंक, क्या ये 4 से विभक्त है, बिल्कुल है, 4 8 32, अतः यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, 4 से देख लिया हमने, 5 से देख लिया, और नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभक्त। बस 8 से विभक्त होने में नोट डाउन हो जाएगा हमारा इकाई दाई और सैकड़ा का अंक। ठीक है, तो देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम या 8 से विभाज्यता की शर्तें लिखते हैं इसमें। यदि किसी दी गई संख्या में इकाई दाई सैकड़े
से बनी संख्या से बनी संख्या 8 से विभक्त होती है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। विभक्त मतलब पूरी पूरी विभाजित होगी, मतलब पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो 8 से विभाज्यता की शर्त में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे एग्जाम्पल दिया इसने, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने 6795416 सड़सठ पिचानवे 416 सड़सठ पिचानवे 416। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या सटीक बैठता है इसमें। मैंने कहा यदि किसी दी गई संख्या में इकाई दाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभक्त होती है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 8 से लास्ट की इकाई दाई सैकड़ा, क्या ये संख्या पूरी पूरी विभक्त होती है? देखते हैं। 8 से विभक्त करके 8 पंजे 40, एक बचा हमारा शेष 8 दूनी 16, तो पूरी पूरी 8 से विभक्त हो जाएगी, तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से विभक्त होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, 3 और 9 की हमने करी ली। देखते हैं 11 से विभाज्य या 11 से विभक्त होने का नियम। नेक्स्ट देखते हैं। ग्यारह से विभाज्यता की शर्तें। तो 11 से विभाज्यता की शर्त हमारी क्या है? कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर समस्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंक के योग का अंतर 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब ये इसने ये कहना चाह रहा है ये बंदा 11 से विभाज्यता की शर्त में कि यदि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग व उनका अंतर या तो शून्य हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो लिखते हैं हम सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग या तो क्या होना चाहिए 0 या 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल है हमारा 80 16 45 91। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ 80 16 45 91, 80 16 45 91, क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी? 80 16 45 91। तो देखते हैं। मैंने शर्त में बताया 11 से विभाज्यता की शर्त में आपको, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग
वह उनका अंतर, मतलब समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, वह उनका दोनों का अंतर, या तो हमारा 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब हमने एग्जाम्पल लिया 80, 16, 45, 91। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि समस्थान कौन से हैं। स्थान मतलब पैलेस की, सम कौन, हमें अंक नहीं देखने कि अंक हमारे विषम है या सम है। हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सम स्थान हमारी क्या है। नेक्स्ट इसी टॉपिक में आगे चलते हुए हम सम और विषम पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सम सम संख्या हमारी वे होती है जो दो से विभाज्य होती है, और विषम संख्या वे होती है जो दो से विभक्त नहीं होती। ठीक है, तो समस्थानों का योग कहा इसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। तो समस्थान मेरा, समस्थान मतलब दो, दो पे हमारा 9 का अंक है, फिर समस्थान पे हमारा 4 का अंक है, फिर समस्थान पे हमारा 1 का अंक है, और समस्थान पे ही फिर हमारा 8 अंक है। तो हमने इनको योग मतलब जोड़ लिया माइनस। अब विषम स्थान पे हमारा शून्य है, शून्य है। विषम स्थान पे हमारा 6 है, 6 हमने जोड़ लिया। विषम स्थान पे हमारा कितना है, 5, ये हमने जोड़ा। और विषम स्थान पे हमारा 1 है। जोड़ने पे हमारे क्या मिला, 9, 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 माइनस 5 और 6 11 और 1 12। तो हमारा क्या 10 बचा। क्या 10 11 से विभाज्य है, नहीं। तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन, मतलब हमने क्या किया, पहले 1 2 लिख लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा अंक सम स्थान पे है और कौन सा विषम स्थान पे है। मैंने सम और विषम की आपको पहचान बताई कि सम संख्या वे होती है जो दो से विभाज्य होती है, इसलिए समस्थान वे होंगे जो दो से विभक्त हो गए। सिंपल सी बात है। तो 2, 4, 6, 8, इसके नीचे जो अंक है हमारे वे समस्थान पे है, तो उन्हें हमें ऐड किया, और जो विषम स्थान पे है उन्हें हमें ऐड किया। उनका दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका टोटल योग कितना है 22। एक बार और काउंट कर लो, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 8 22, 6 5 11 और 1 12। 22 में से जैसे हमने 12 घटाए तो हमारे 10 बचे। 10 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, क्या 10 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन जो हमारा दिया है ये 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाज्यता की शर्तें। आप सभी ने नोट डाउन किया होगा, तो देखते हैं 7 से विभाज्यता की शर्तें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो विभाज्यता की शर्त देखते हैं हम 7 से। तो 7 से विभाज्यता की शर्त हमारी क्या है, यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगुना घटा दे, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा दे तो, दोगुना घटा दे तो बची संख्या 7 से विभक्त, तो बची संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे, जहां तक उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपकी समझ आया होगा, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो मैं एग्जाम्पल की बेस पे समझाता हूँ। एग्जाम्पल एक बार देखते हैं, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा दे तो बची संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं 882। 882 में इसने कहा यदि इकाई अंक को छोड़कर, छोड़ दिया हमने इकाई अंक, टोटल आ गया हमारा 88। ठीक है,
शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना। इकाई अंक हमारा 2 है, अगर मैं इसका 2 गुना करता हूँ, 2 गुना 2 मतलब 4। 2 गुना घटा देने से बची संख्या, 2 गुना घटाया हमने इसमें से 4, घटाने के बाद हमारा कितना आया 84। 84 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 7 से डिवाइड क्या पूरा पूरा होगा, 7 × 7 7 दूनी 14, तो मतलब 7 × 7 7 दूनी 14। तो यह पूरी संख्या कौन सी, 882। 882 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 2 से विभक्त हो गया, 3 से विभक्त हो गया, 5 से, और 8 से, 9 से, 11 से। नेक्स्ट देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, इन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, यदि ए व बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समाप्तवर्तक मतलब एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन वैल्यू, जो वैल्यू कॉमन होती है उसे एचसीएफ कहते हैं। जैसे सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य, सहभाज्य संख्या, जैसे दो एक्स व वाई संख्या जिनके एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समाप्तवर्तक, जिनके महत्तम समाप्तवर्तक एक हो। दो एक्स व वाई संख्याएं जिनके एच सी एफ एक हो। सह अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल देखते हैं, 2 3 3 5 6 7, 2 3 3 5 6 7। अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करता हूँ, तो 2 गुना 1 और 3 गुना 1, तो इनका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन वैल्यू, तो इनका एचसीएफ कॉमन वैल्यू 1 आ जाएगा हमारा। तो एचसीएफ हमारा कितना होगा 1। तो 2 और 3 सहभाज्य संख्या। ऐसे ही 3 5 और 5 7, 3 5 और 5 7 भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। और अपना 9 11, ठीक है, क्योंकि 5 7 में भी हमारी कॉमन वैल्यू कितनी आने वाले हैं, 1, मतलब एचसीएफ 1 आने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें सम संख्याएं मतलब इवन नंबर और ओड नंबर। सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया, सम और विषम स्थान पे 11 के रूल में बताया था मैंने आपको, 11 से विभाजित है की शर्त में। तो सम संख्याएं हमारी क्या होती है, जो संख्याएं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त हो, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त हो, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, 2 4 6 8 10 18 20 ETC। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं हम विषम संख्याएं। अगर मैं विषम संख्या की बात करूं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त
जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ 23, 25, 27 etc, जैसे 3, 5, 7, 25, 23 और 71 etc। ये हमारा एग्जाम्पल था इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम संख्याओं में भाग की संक्रिया। मतलब अगर कोई क्वेश्चन हमारा भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल से रिलेटेड है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऑलमोस्ट आपने ये नोट डाउन किया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, सपोज करो किसी क्वेश्चन में हमारे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो उसका एक हमारा सिंपल सा सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मुझे किसी क्वेश्चन का ये सब चीज निकालनी है, तो हमारा भाजक क्या होता है? जिससे हम भाग देते हैं। भाज्य जिसको हम भाग करते हैं। और भागफल जो हमारा प्राप्त होता है। और शेषफल हमारा यहाँ पे प्राप्त होता है। शेषफल, अगर इसी से ही मैं सूत्र क्लियर करूं ये वाला, तो भाज्य मतलब ये इक्वल भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। समझ आया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे, जो हमारे सरलीकरण में भी काम आएंगे, तो आप उनको भी नोट डाउन कीजिएगा। तो देखते हैं, ये नोट किया होगा आपने। तो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, जैसे समथिंग ये फॉर्मूले आपने कक्षा 9, 10th, 11th में और 12th में भी पढ़े होंगे। ये हमारे 6 स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं, कक्षा 6 से मतलब। तो देखते हैं, पहला हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सॉरी, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा। थर्ड में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसे लिखते हैं हम ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी। फोर्थ है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फाइव है हमारा, किसी में शायद कोई गलती तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार चेक करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट देखते हैं वर्गांतर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिक्स है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है।
देखते हैं 7 ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। 8 है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। और एक लास्ट है नेक्स्ट, ये सूत्र हमारा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारा यहाँ पे सूत्र है। तो इसका हमारा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि किसी सूत्र में कोई गलती तो नहीं है। चलिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी टू सी। ओके, ये भी सही है हमारा। ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं समांतर श्रेणी। अगर कोई भी हमें समांतर श्रेणी दिया, पहले इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो अगर कोई हमें सीरीज दी हो समांतर श्रेणी में, ठीक है, सपोज करो कोई सीरीज दी है ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। तो उसमें हम पहला पद सारवांतर और उसका nवा पद कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, उस सीरीज के n पदों का योगफल हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी, जैसे ए कोई सीरीज है समांतर श्रेणी में ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो इसमें हम ए को प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद इक्वल्स टू ए, और सारवांतर मतलब डी। सारवांतर का मतलब है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरे पद में से अगर दूसरे पद में मैं पहला पद घटाऊं तो कैसा होगा, देख लो, निकाल लो एक बार, ए प्लस डी माइनस ए से ए कट जाएगा तो डी वैल्यू हमारी बच जाएगी, तो इसे कहेंगे हम सारवांतर। अगर मैं कहता हूं एन पदों का एन इसी सीरीज में समांतर श्रेणी में, अगर मैं कहता हूं एन पदों, सॉरी, एनवा पद, एनवा पद हमारा होगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं कहता हूं एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल हमारा क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक हम लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू, लिखते हैं हम अंतिम पद, अंतिम पद, इसका भी हमारा सूत्र है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसे मैं और शॉर्ट फॉर्म में कर सकता हूँ, जैसे एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा एन बाई टू, टू ए को लिख सकते हैं हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, ये हमारा सूत्र है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी जगह में एल पुटअप कर सकता हूँ। एल मैंने पहले ही आपको बताया कि एल हमारा क्या है, अंतिम पद है। तो एस एन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एन बाई टू, तो ए प्लस एल। तो समांतर श्रेणी में हमारे दो सूत्र होंगे। अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, ऐसे ही एंड सो ऑन, मतलब ईटीसी तक आदि आगे दी हुई होगी, तो इसका प्रथम पद ए होगा, सर्वांतर डी मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। मैंने आपको बताया भी, दूसरा पद ए प्लस डी, इसमें से दूसरे पद में से जो फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद, दूसरे पद में से हमने पहला पद घटाया तो हमें क्या हुआ, सर्वांतर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका हमारा एनवा पद है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ठीक है। अगर मैं इसके n पदों के योगफल की बात करता हूँ तो इसका हमारा n पदों का योगफल होगा Sn। ठीक है, इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैंने आपको बताया कि L बराबर हमारा होता है क्या, अंतिम पद, और L का हमारा सूत्र होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमने 2a को लिखा a प्लस a। ठीक है, अब इतनी कंडीशन जो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू L है, हमने यहाँ पर पुटअप की तो a प्लस L। तो Sn बराबर n/2, नेक्स्ट कॉस्ट में होगा a प्लस L। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें हम गुणोत्तर श्रेणी नोट डाउन कीजिएगा। तो दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी है हमारी, अगर गुणोत्तर श्रेणी की सीरीज दी है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी दी है अगर हमारी ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ऐसे ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, प्रथम पद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ईटीसी। तो अगर मैं इसके nवें पद की बात करता हूँ, सबसे पहले प्रथम पद की बात कर लो। प्रथम पद, प्रथम पद हो जाएगा हमारा ए, और इसमें सार्वानुपात हो जाएगा हमारा, इसमें सर्वांतर नहीं बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे सार्वानुपात। सार्वानुपात मतलब दूसरे पद को हम पहले से डिवाइड करेंगे, तो सार्वानुपात हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू आर, मतलब सेकंड पद को हम फर्स्ट पद से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, आर ही बचेगा ना, तो हमारा सर्वांतर बचेगा। अब मैं इसमें nवे पद की बात करता हूँ और n पदों का योगफल की बात करता हूँ। अगर मैं इसके nवे या nवा पद निकालता हूँ, इसका मैं टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें n वा पद हो जाएगा। अगर मैं n पदों के योगफल की बात करता हूँ, n पदों के योगफल की बात करते हो तो एस एन बराबर हमारा सूत्र होगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये सूत्र हम कब रखेंगे, जब आर की वैल्यू वन से बड़ी होगी। और दूसरा है इसमें एस एन बराबर ए की पावर वन माइनस आर की पावर एन बटे पर माइनस आर, ये वैल्यू हम कब रखेंगे, जब आर की वैल्यू वन से छोटी होगी। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चनों की। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए, कर लिया होगा आपने ऑलमोस्ट, तो मैं रब करता हूँ इसको। तो कल से हम नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में गौरव भारद्वाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।